वो आए और इस जनता को सम्मानित करें। खड़ी है उनको भी देखने को मिल जाएगा। मैं तो ये भी नहीं चाहता आप लोग धूप में बैठो, लेकिन आप धूप में भी खड़े हो बैठे हो। मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है कि मैं छांव में हूँ और आप लोग धूप में हैं। मेरा आपसे अनुरोध है आप जहां खड़े वहीं बैठ जाए, जिससे जो लोग बैठे हैं उनको ये महसूस ना हो कि खड़े होने वालों को ज्यादा कुछ दिख रहा है, बैठने वालों को कम। 1 मिनट का समय आप पे बैठ जाओ फटाफट। आप पत्रकार थोड़ा ही बैठ जाओ। जो यहाँ पत्रकार साथी नहीं है वो बैठ जाए, पत्रकार साथी को बैठ जाए बराबर। ये अच्छी बात है कि हवा तेजी से चल रही है और बहुत अच्छा तब होगा जब आपकी भी हवा बहुत तेजी से चलेगी उत्तर प्रदेश में। ऐतिहासिक धरती और यहाँ उपस्थित इस कस्बे और आसपास के सभी सम्मानित क्षेत्रवासी, हमारे माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे सम्मानित बुजुर्ग और भाई बंधु, यहाँ आप लोग उपस्थित हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जिन साथियों ने मुझे आपके बीच में बुलाने का काम किया, जो आयोजक है आज के प्रोग्राम के, हमारे अध्यक्ष कमल चंद्रवंशी जी, उपाध्यक्ष सूर्यकांत नेताजी, महासचिव डॉक्टर अमरेश कुमार जी, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी, सत्यनारायण जी, महेश जी, रणवीर सिंह जी, संगठन मंत्री सुभाष बाबू शिक्षक जी, पूर्व सभासद रामदास जी, घनश्याम जी और केशव विमल जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आप तो मेरी भी नहीं मानते हो, अगर मेरी मानते तो शायद खड़े ना होते। अब मैं ये आकलन करूंगा कि जो खड़ा रहेगा वो मेरा नहीं है, वो कोई और है। हमारी भीड़ में सिर्फ किसी कारण से आके खड़ा हो गया है। जो खड़ा होगा मैं उसको इसी तरह से देखूंगा कि वो हमारा नहीं है, ना वो हमसे प्यार करता है, ना वो हमारे संघर्ष का साथी है। यहाँ उपस्थित जो एक मंच हमारा लगाया गया है, अध्यक्ष जी प्रमोद कुमार जी, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, भाई सुनील चित्तौड़ जी,
हमारे कोर कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ नेता चौधरी महेंद्र सिंह जी, हमारे दूसरे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ नेता अमित मसाना जी, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के एक और सदस्य रिटायर्ड डीएसपी कल्याण सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्रीन आर्मी के प्रभारी छोटे भाई सिकंदर बोध जी, प्रदेश सचिव मुकेश जाटव ठेकेदार जी, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य अमरेंद्र कुमार वर्मा जी, बहन सविता सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष विक्की आजाद जी, मंडल उपाध्यक्ष रामपाल नेताजी, राम गोपाल जी, राजू अंसारी जी, सत्य प्रकाश जी जो मंडल संयोजक मिशन 78 के, यहाँ के जिले के अध्यक्ष एडवोकेट ब्रजेश कुमार जी, ममता गौतम जी और हमारे छोटे भाई जिला अध्यक्ष अनिल करदम जी। जब तक मैंने इन सबके नाम लिए तब तक आप अपनी मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो गए हो। इस ऐतिहासिक मौके पे जब हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 132वीं जयंती के समारोह में आज आए हैं, तो मैं सर्वप्रथम भारत की धरती पे समय समय पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। उन महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान और अपने जीवन का एक पल हम सब लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए लगा दिया। मैं नमन करता हूं तथागत गौतम बुद्ध को, मैं नमन करता हूं संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी को, गुरु नानक देव को, भगवान वाल्मीकि जी को, गुरु घासीदास को, गुरु कबीर को, और मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को, छत्रपति साहू जी महाराज को, बैरियर रामा स्वामी नायकर को, बैरियर लल्ले यादव को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को, महामना रामचंद्र वर्मा को, मानवर दीना भाना वाल्मीकि जी को, कोतवाल धन सिंह गुर्जर को, सर छोटू राम को, चौधरी चरण सिंह जी को, और नमन करता हूं मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम को। मैं नमन करता हूं देश की वीरांगनाओं को जिन्होंने इस आंदोलन को महापुरुषों के साथ अपने खून से सींचा। मां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां फातिमा शेख और करोड़ों करोड़ों महिलाओं की ताकत बनने वाली मां फूलन देवी को भी मैं नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं जब पिनाक आया और जब मैं उस मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए पहुंचा, मेरा दिल गौरवान्वित हुआ कि इतनी सुंदर मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर के आप लोगों ने लगाने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उसको। मैंने बहुत सारी मूर्तियां देखी हैं, मगर सवाल ये है कि मूर्तियां तो उनकी इसलिए अच्छी हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं।
हम लोग उनको याद भी इसलिए करते हैं, ना वो हमारे जिले में पैदा हुए, ना हमारे प्रदेश में पैदा हुए, ना ही पारिवारिक रूप से हम उनसे कभी मिले बड़े पैमाने पे जो लोग यहाँ हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश में रहने वाले शोषित वंचित वर्गों के लिए, इस देश में रहने वाली तमाम महिलाओं के लिए, इस देश में रहने वाले अंतिम कमजोर व्यक्ति को खड़ा करने के लिए लगा दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयास से उनके नारों को, उनकी बातों को जान जानकर माननीय काशीराम साहब गली गली, गांव गांव, कस्बे कस्बे घूमकर इन वर्गों को इकट्ठा करने के प्रयास में लंबे समय तक लगातार कार्य करते रहे और वो इसमें बड़े पैमाने पे सफल भी हुए। मगर सम्मानित साथियों, मैं याद करता हूं बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को और मेरे याद आता है कि बाबा साहब हमें जातियों से निकालकर वर्ग में बना के चले गए। उन्होंने देश के सैकड़ों टुकड़ों में बटे, हजारों टुकड़ों में बटे अनुसूचित जाति, जिनको हम दलित समाज भी कहते हैं, उनकी सारी जातियों को इकट्ठा करने के लिए उनके लिए एक वर्ग अनुसूचित जाति बनाया और 3000 से ज्यादा पिछड़े वर्ग को जो जातियों में बटा, व्यवस्था के आधार पर जातियों में बटा था, उनको अन्य पिछड़ा वर्ग बनाने का काम किया। उनके अलावा जो और अन्य जातियों में बटा हुआ था, उसको शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्ग बनाने का काम किया। मैं बड़ा खुश था जब मैंने आज रास्ते में देखा कि हमारे लोगों ने अलग अलग तरह के बोर्ड लिए हुए हैं और वो नौजवान साथी अपने अपने बोर्ड को टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि आज वो जाति की सच्चाई को समझने लगे हैं। लेकिन मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग बाबा साहब के जोर जोर से नारा लगाते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो दिखावे के लिए नारे लगाते हैं। जो लोग जमीन पे काम करते हैं उनको नारे लगाने का समय नहीं मिलता है, ये सच है। जो लोग जमीन पे काम करते हैं वो उनपे इतना समय नहीं होता कि वो नारे लगा सके या भीड़ में हल्ला मचा सके। वो तो जमीन पे काम करते रहते हैं और समाज ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अनुशासन में रहते हैं, जिम्मेदारी से रहते हैं, मंच द्वारा या अपने नेता द्वारा कही गई बातों का पालन करते हैं। ऐसे लोगों को ना समाज पसंद करता है, ना नेता पसंद करता है जिनको कह दिया जाए कि भाई बैठ जाओ और वो जानबूझ के बार बार खड़े होकर दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। ऐसे लोग ना समाज का भला कर सकते हैं, ना अपने संगठन का भला कर सकते हैं। ऐसे लोग समाज को गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। इसलिए मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप बैठ गए हो मेरी बात सुन के, आप अच्छे लोग हो। लेकिन सम्मानित साथियों, जो बात मैं कह रहा था वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वर्ग बनाया और आज भी हम लोग जातियों में बटे हैं तो हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर जो ये कहते हैं कि मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है, जो कहते हैं मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी सारी सुविधा छोड़ के हमारे लोगों को पैरों पे खड़ा करने के लिए रात दिन मेहनत करते रहे, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। क्या उनका सपना सिर्फ मूर्ति लगाने से पूरा हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। जितनी जोर से नारे लगा रहे थे उतनी जोर से बताओ। अगर नारा लगाने से या मूर्ति को लगाने
तो फिर ये भी बताओ कि उनका सपना कैसे पूरा होगा। मेरे लोगों, मुझे बताओ, पहले उनका सपना भी जान लो। उनका सपना था कि ये कमजोर वर्ग के लोग, जिनको मैं तमाम तरह के संघर्ष करके बड़े बड़े पैसे वालों, ताकत वालों से लड़के वोट का अधिकार दिलाने का काम कर रहा हूं, जो मेरे जाने के बाद पढ़ लिखकर अपनी वोट की ताकत को समझ के अपनी वोट के जरिए इस प्रदेश और देश पे राज करने का काम करेंगे। क्योंकि अब जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं वो नौजवान साथियों को सुननी चाहिए। तुम्हारा भला नारा लगाने से या पैर छूने से नहीं हो सकता, मेरी बात को याद रखना। मैं तुम्हें मना करता रहता हूं कि पैर मत छुआ करो, पैर छूना है समानता की निशानी है। मैं तुमसे कहता हूं कि पैर मत छुआ करो। तुम लोग दूसरे नेताओं की तरह तुम्हें लगता है पैर छूने से मैं खुश हो जाऊंगा, तुम पैर छूते रहते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमारे लोगों की रीढ़ की हड्डी बड़ी कमजोर हो गई है, वो हर आदमी के आगे झुक जाती है। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अपनी रीढ़ की हड्डी को इतनी मजबूत रखो, वो अगर झुके तो समाज के सम्मान में, अदरवाइज वो किसी के आगे झुकनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। मेरी बात पे गौर करो। मैंने बहनों से एक बार नहीं कहा कि बैठ जाओ, ये तुम्हारी ना समझी है। तुम सोचो तुम कितने अच्छे हो कि तुम्हें बार बार मुझे कहना पड़ रहा है। बहनों को एक बार नहीं कहा मैंने बैठ जाओ, ना मैंने माओ से कहा एक बार कि बैठ जाओ, क्योंकि वो बिना कहे अपनी बात को समझती है। हो सकता है आपको गर्मी लग रही हो, आप ये बताओ आपको डी में आने को किसने कहा? आप वहां छाव में रहते। आप जब अपनी मर्जी से डी में आ गए तो इस कष्ट को सहो, और अगर आप इस कष्ट को नहीं सह सकते तो आप समाज की सेवा करने वाले नहीं हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप धूप में है तो मैं अपना मंच धूप में लगा लेता हूँ, आपके जैसी स्थिति में आ जाता हूँ, लेकिन अनुशासन में रहना सीख लो। आपकी भीड़ में कोई नुकसान पहुंचा जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ? है आपका जवाब? पुलिस के साथ ही यहाँ मौजूद है, लेकिन आपने देखा कल पुलिस की मौजूदगी में परसों क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, आपने देखा। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? इसका एकमात्र कारण ये है क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हमें ये पता है कि मृत्यु से अटल सकते हुए एक दिन आनी है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि हमें लड़ाई अपने कंधों पे लड़नी है, किसी और के सहारे नहीं लड़नी है। वो हम में से ही एक है, वो हमारे परिवार के लोग हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन याद रखो उनकी लगाम सरकार के हाथ में है। उनकी लगाम सरकार के हाथ में है, तो उनकी लगाम जब खिंचेगी तो वो अपने सगे भाई को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर मेरी बात पे गौर करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस मेरी बात को ध्यान से सुनो जो लोग सामने बैठे हैं, और मैंने मंच के लोगों से भी कहा था कि मेरी बात पे गौर करना जब मैं बताऊंगा। 14 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अधीन था, और बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1930, 31, 32 में लड़ रहे थे इस बात के लिए कि हम सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, हम वहां गुलामों के गुलाम है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है। और बाबा साहब ने जब अपनी बात को तर्क से रखा, उस टेबल पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस की पंडित मालवीय जी भी मौजूद थे। बाबा साहब ने जब कहा कि हमारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता है, हमें आजादी नहीं है, तो मालवीय जी ने कहा अंग्रेज अफसरों के सामने कि बाबा साहब हमसे नाराज है, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं, हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने तत्काल वहां रखे जग से एक गिलास में पानी अपने हाथ से किया और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तरफ कर दिया। उन्होंने कहा कि पंडित जी अगर छूत नहीं है तो आप ये गिलास का पानी पी के दिखाओ। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा।
गौर करो। पिछले 75 साल से आप ताली बजा रहे हो, देश में यही हैसियत है आपकी। जब वो गिलास किया गया तो पंडित मदन मोहन मालवीय इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का छुआ पानी पी ले। तब अंग्रेजों को भी विश्वास हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर झूठ नहीं बोल रहे हैं। तब उन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया और कम्युनल अवार्ड के खिलाफ भी गांधी जी यरादा जेल में अनशन पर बैठे, बड़े मुश्किल से रोते हुए 1932 24 सितंबर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये समझौता किया जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। वो पूना पैक्ट हुआ, आरक्षण आया। पूना पैक्ट जब हो गया तो पत्रकार साथियों ने बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर अब आपको कैसा लग रहा है? तो मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके अपने समाज के लिए फल लेके आया था और गांधी एंड कंपनी ने उस फल का सारा रस चूस लिया और छिलके मेरे मुंह पे फेंक के मार दिए। मैं रोते हुए मैंने पूना पैक्ट किया, लेकिन मेरी आने वाली औलादें वो इस अपमान का बदला जरूर लेंगी। मैं आपको इसलिए बात याद दिला रहा हूं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। सम्मानित साथियों, ये वही देश है जहां सती प्रथा होती थी कि अगर किसी का पति चाहे वो कम उम्र में या ज्यादा उम्र में चली जाए, उस महिला को बेड़ियों में जूट के और चिता की अग्नि के साथ जलाया जाता था। ये वही देश है जहां विधवा विवाह नहीं होता था। ये वही देश है जहां बाल विवाह होता था। ये वही देश है जहां तमाम तरह के अपमान का सामना हमें आजादी से पहले करना पड़ता था और सामाजिक गैर बराबरी कारण अभी भी कई जगह पे करना पड़ता है। जैसे घोड़ी पे बैठने में, बारात निकालने में होता है, जैसे मूछा रखने में हत्या होने में होता है, जैसे मटकी छूने में होता है। और ये झूठ नहीं है, आजाद भारत की आज की सच्चाई है। अभी कुछ दिन पहले हाथरस में जो हुआ, राजस्थान में मटकी छूने में जो हुआ, अभी बुलंदशहर में जो हुआ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको दोस्त और दुश्मन का नहीं पता है। ये पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोग आपके अपने लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं। इनको जोड़ने का काम करोगे तभी आप इस देश में आगे बढ़ सकते हो। उनको जानकारी की कमी है। आप और नींव की ईंट बन के गांव गांव जाकर उनको तैयार करना पड़ेगा। मैं वापस आता हूं उसी बात पे कि 14 अगस्त 1947 को हम इस देश में दोहरे गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 का दिन आया, देश को आजादी मिली, पावर ट्रांसफर हुई। अंग्रेज की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में बिना चुनाव के प्राइम मिनिस्टर बन गए। बाबा साहब अम्बेडकर को के तर्क की वजह से अंग्रेजों ने कहा कि भाई देश तो आजाद आप हम लोग कर देंगे, लेकिन देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उनको अधिकार दिलाने के लिए जो संविधान की जरूरत है वो संविधान आप लोग लिख दो तो हम देश को आजाद कर देंगे। यहाँ के लोग पूरे दुनिया में घूमते रहे, जाति की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं चुनना चाहते थे। फिर समय आया कि बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा गया। उसके बाद 15 अगस्त की जो आजादी थी वो अधूरी आजादी थी। असली आजादी हमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को और देश की तमाम महिलाओं को 26 जनवरी 1950 को मिलने का काम हुआ। जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब भारत का पवित्र संविधान लागू हुआ, तब मानव मानव बराबर हुआ। और इस देश की सार्वजनिक संस्थाओं में, इस देश की सभी सार्वजनिक जगहों पे जाने की, आने की, घूमने की, फिरने की, नौकरी करने की, रोजगार करने की, बिजनेस करने की, घूमने की और मंच लगा के अपनी बात करने की आजादी देश में हमें मिली। मगर सम्मानित साथियों, 14 अगस्त 1947 को जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, वो 15 अगस्त 1947 को भी नहीं बदली। उसका प्रमाण यह है कि 14 अगस्त को जिसकी जेब में 100 रुपए थे
15 अगस्त 1947 को उसकी जेब में वही 100 रुपए थे, 10-20 हजार रुपए किसी ने नहीं दिए। जबकि जब आजादी मिली थी तो वास्तविकता में देश के साधन संसाधन में भी बंटवारा होना चाहिए था और जिनको संविधान से पहले व्यवस्था के आधार पर अधिकार नहीं थे उनको बराबर में लाके खड़ा करना चाहिए था, जिससे कि लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि वो आजादी तब तक नहीं मिल सकती थी। बाबा साहब ने शंका जाहिर की कि भाई सरकार आपकी बन रही है, ऐसा ना हो आप हमारे लोगों को अधिकार ना दो। संविधान में तो मैंने लिख दिए। तो वर्तमान सरकार जो उस समय की थी उस सरकार ने वादा किया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर हम सारे अधिकार संविधान में दिए हुए लागू कराने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को भी शंका थी, शक था कि जिन्होंने हजारों साल से नहीं दिए अधिकार, हम रोए चिल्लाए, भूखमरी के शिकार हुए, अन्याय अत्याचार गरीबी के शिकार हुए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। वो ऐसा ना हो आजादी के बाद भी, संविधान के बाद भी अधिकार ना दे। इसलिए उन्होंने अपने समाज को संदेश के तौर पे कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इसलिए उन्होंने जातियों में बटे समाज के लिए वर्ग बनाए, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। सम्मानित साथियों, उनको एक और शंका थी कि ऐसा ना हो जो अधिकार मैं संविधान में लेके जा रहा हूं ये अधिकार लागू कैसे होंगे, इसके लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम तरह की लड़ाई लड़ते हुए, कोई कहता था कि वोट का अधिकार उसको मिले जो जमींदार है, कोई कहता वोट का अधिकार उसको मिले जो लगान देता है, कोई कहता वोट का अधिकार उसको मिले जो पैसे वाला है, कोई कहता वोट का अधिकार उसको मिले जो बहुत पढ़ा लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने दुनिया के संविधान पढ़े, अगर चंद लोग मिलकर तैयार तय करेंगे कि सरकार किसकी बने तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र तब होगा जब इस देश के हर बालिग व्यक्ति को अधिकार होगा कि वो अपनी सरकार चुने, अपना नेता चुने, अपना प्रत्याशी चुने, अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना मुख्यमंत्री चुने। और अंत से वो सफल हुए, उन्होंने वोट का अधिकार दिलाया। और उन्होंने जाते जाते कहा हम लोगों से सबसे कि अकेले मेरे कान में नहीं कहा, अकेले मान्यवर काशीराम साहब के कान में नहीं कहा, हम सबके लिए कहा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा। उन्होंने ये भी कहा, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे पढ़े लिखे समाज के अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, नेतागण यहाँ बैठे हैं, मेरे सम्मानित भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मैं गलत कहूं तो मुझे रोक देना वहीं खड़े होके। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। बताओ कहा ने नहीं कहा। बाबा साहब ने यह भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज मेरा पढ़ा लिखा समाज वो राजनीति से दूर है, आज मेरा नौजवान वो राजनीति से दूर है। कम पढ़े लिखे लोग, अयोग्य लोग सत्ता में बैठ के राज कर रहे हैं। साहब कहा करते थे वोट फूल वालों को दोगे तो उनके लोग ताकतवर होंगे, उनके लोग ताकतवर होंगे तो अपने लोगों को रोजगार देंगे, अपने लोगों को बिजनेस देंगे, अपने लोगों को पैसा देंगे, अपने लोगों को अधिकार देंगे, आपको कुछ नहीं देंगे। साहब कहते थे वोट पंजे वालों को दोगे तो पंजे वाले ताकतवर होंगे, पंजे वाले ताकतवर होंगे तो अपने लोगों को नौकरी देंगे, अपने लोगों को रोजगार देंगे, अपने लोगों को अधिकार देंगे, तुमको नहीं देंगे। अब मैं जानना चाह रहा हूं, आप दूसरों को अधिकार दोगे, दूसरों को ताकत दोगे तो चंद्रशेखर कैसे ताकतवर हो जाएगा? मेरे लोगों मुझे बताओ। अगर आप उनको ताकत दोगे वो ताकतवर होंगे, वो ताकतवर होंगे तो अपने लोगों को अधिकार दोगे, वो अपने लोगों को अधिकार देंगे तो मेरे लोग तो सड़कों में बेरोजगार भी घूमेंगे। यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं भाई और बहन, कितने सरकारी नौकरी लगे हैं पिछले 5 साल में? जरा हाथ उठा के मुझे दिखा दो जो लगा हो, मुझे बताओ। पिछले 5 साल में पहले नौकरी लगते थे एक का मतलब समझो कि हजारों लोगों में एक आदमी नौकरी, तो इसको समझो
पहले हर साल 2-4 लोग रोजगार पे लगते थे आपके गांव देहात से। आपके रिश्तेदार, आपको खबर आती थी आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। जब 2 अप्रैल को इन्होंने SC/ST एक्ट के खिलाफ संघर्ष किया, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने संघर्ष किया, तो सरकार डर गई। सरकार डर गई तो उन्होंने कहा सीधे से मुकाबला नहीं कर सकते, आरक्षण नहीं खत्म कर सकते, तो अब इन दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को सड़कों पर लाने का तरीका यही है कि सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दो। जब सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट हो जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, तो दलित पिछड़े वर्ग के लगे लड़के मेहनत मजदूरी करेंगे, किसी का तस्ला उठाए, किसी खेत में काम करेंगे, किसान कमेरे पिला दे। अगर आर्मी में चली जाती तो इन्होंने अग्निवीर लागू कर दिया कि 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। अगर हमारे वर्ग के लोग सफाई कर्मचारी काम करने लगे तो इन्होंने वहां भी ठेकेदारी लाकर घुसेड़ दी कि ये पैसे वाले ना हो पाए, पूरे दिन सफाई करें और फिर 5-6 हजार रुपए में अपने बच्चों का पेट भी ना पाल पाए। मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि अगर आप मुझे ताकत नहीं दोगे तो मैं आपके अधिकार कैसे सुरक्षित रख पाऊंगा, मुझे आप बताओ। भाई कानून सड़कों पे नहीं बनते, सभाओं में नहीं बनते, कानून विधानसभा और लोकसभा में बनते हैं, और कानून लगाने की शक्ति, लागू कराने की शक्ति उनके पास होती है जो सत्ता में बैठे होते हैं। मैं पिछले 10 साल से दिन रात एक करके गली गली घूम के पूरे देश में, और मेरे साथियों द्वारा जहां भी प्रचार कहीं भी पूरे देश में होता है, मैं और मेरे साथियों द्वारा हर तरह की लड़ाई लड़ी जाती है। बताओ लड़ी जाती है नहीं लड़ी जाती है? आप लोग हाथ उठा के बताओ। कोई एक लड़ाई बताओ जिसमें मैं घर बैठ के सोया हूँ और समाज को अकेले लड़नी पड़ी हो, आप बताओ पिछले 10 साल। तो भाई आप भी तय करो कि आपको ऐसा नेता चाहिए जिसका मुंह सिलावा हो, आपको ऐसा नेता चाहिए जो CBI इनकम टैक्स के डर से अपने समाज पे होने वाले न्याय के खिलाफ भी ना बोले, या आपको ऐसा नेता चाहिए जो आपकी लड़ाई को कंधे से कंधा मिला के लड़े, और जहां आपका पसीना पड़े वहां खून देने का काम करे? आपको तय करना पड़ेगा मेरे लोगों। मैं बिहार की धरती पे हूँ, मैं यहाँ भी आपसे पूछने आया हूँ कि क्या मैं आपकी वोट का अधिकार हकदार हूं या नहीं हूं, मुझे आप ये बताओ। या फिर आप ये कहो कि अभी और 10 साल चपले खींचते रहो, लाठियां खाते रहो, अन्याय के साथ कहते रहो, अभी हम आपको करने देंगे। सुनो मेरी बात को, देखो मैं साफ कह रहा हूं, मैं तो पहाड़ जैसा हौसला लेके आया हूं, पहाड़ जैसा। दुनिया की कोई ताकत मुझे लड़ाई को लड़ने से नहीं रोक सकती है मेरे लोगों, याद रखना। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का खून हूँ, मैं माननीय काशीराम साहब का बेटा हूँ। चंद्रशेखर आजाद मर तो सकता है लेकिन छुप नहीं सकता कभी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा भी संघर्ष आपसे कुछ मांगता होगा, मेरा भी संघर्ष मेरी माँ बहनों से कुछ उम्मीद रखता होगा। जब जो लोग जिनका कोई वास्ता नहीं है, जो सिर्फ पैसे की और चुनाव की रिश्तेदारी आपसे रखते हैं, जब आप उनका साथ दे सकते हो तो मेरे हाथ मजबूत करने में क्या बुराई है बताओ। अगर आप सब लोग अमीरों के साथ खड़े हो जाओगे तो बताओ किसी गरीब के बेटे में हिम्मत होगी कि वो लड़ पाए? ये जितने लोग मेरे साथ बैठे हैं, मैं जानता हूँ ये गरीब की औलादे हैं, और आज तक का इतिहास गवाह है किसी अमीर ने गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ी है। गरीबों ने अपनी लड़ाई अपने कंधों के दम पे लड़ी है, अपने पैरों पे लड़ी है, इतिहास गवाह है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मेरी माएं बहनें बैठी, हम लोग गरीबी, बेबसी, लाचारी से जूझ रहे हैं। अमीरों के कुत्ते भी घी खा रहे हैं, अमीरों के कुत्ते भी एसी में सो रहे हैं, अमीरों के कुत्ते भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अमीरों के तो बात भी कुछ हो रहे हैं मेरे लोगों। आजादी के 75 साल में अगर आपको पक्के मकान नहीं हुए, इलाज के कमी के कारण अगर किसी का भाई, बाप, बेटा, माँ बहन अगर दम तोड़ देती है, अगर पैसे न होने के कारण कोई नौजवान उसके सपने कुछ ले जाते हैं, या जुर्म जाति के शिकार हम होते हैं, तो इसके जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि हम गलती करते हैं, हम अपनी वोट को ऐसे लोगों को देने का काम करते हैं जो चुनाव के बाद हमारी बस्तियों में नहीं आना चाहते। आप ये देखना,
अभी नगर पंचायत का चुनाव आ गया, ये भी नगर पंचायत है शायद, ये नगर पालिका हो। अब बहुत लोग आएंगे, ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, आपके पैर भी पकड़ेंगे, आपके पैर भी दबाएंगे, आपके आगे हाथ भी जोड़ेंगे, आपसे रिश्तेदारी भी निकालेंगे, आपको पैसे भी देंगे, मिठाई भी देंगे, लेकिन चुनाव के बाद आपको ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। मेरे लोग याद रखना, अगर मेरी बात गलत हो जाए तो कब तक आप लोग लोगों पर भरोसा करते रहोगे? मेरी बहनें यहाँ बैठी है पढ़ी लिखे, जो पढ़ी लिखी बहनें मुझे जानती है, वो हाथ खड़ा करें एक बार तो मेरे संघर्ष को देखती है। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मुंह से बोल के बताओ, तब तक नहीं मानूंगा। तुम लोग चुप रहो, भाई मात्र शक्ति को बोलने दो, मेरी बहनें मां जवाब देंगी। क्या आपको अपने खून पर भरोसा नहीं है क्या? तो है तो फिर ये बताओ, अमीरों का साथ दोगी या अपने भाई का? बताओ, ये अमीर नहीं मिलेंगे चुनाव के बाद, ये आपका गरीब भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। और जहां अन्याय प्रचार होगा, हाल तो याद रखो, जैसे जैसे मैं ताकतवर होता जाऊंगा, हमारा संगठन ताकतवर होता जाएगा, आपकी तरफ आग उठाने वाला एक हजार बात सोचने लग जाएगा कि वो गलती ना कर रहे थे, क्योंकि मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होने वाला है। फिर आपने कहा, अगर आप पे राजनीतिक शक्ति ना है मेरे लोगों, तो वो होगा जो हाथरस में हुआ। और आप जानते हो कैसे कैसे लड़ाई लड़नी पड़ी मुझे हाथरस की, तब जाके उस परिवार की न्याय की उम्मीद जगी, और किस तरह से सत्ता में बैठे गए लोगों ने अपने न्याय को कुचलने का काम किया। मेरे लोग, मेरी लड़ाई अगर है तो आपके लिए है। अगर एमपी बनना होता तो मैं अपने जिले में खड़ा होता, इन गलियों की धूल नहीं भाग रहा होता। मेरी लड़ाई सिर्फ ये है, ना मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, न प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशी राम साहब का अधूरा सपना कि देश में हमारा राज आए और हमारा आदमी प्राइम मिनिस्टर बने, उसको मैं पूरा करना जरूर चाहता हूँ।